बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं होम्योस्टैसिस, और इसमें हमने होम्योस्टैसिस के बारे में बात की थी कि होम्योस्टैसिस क्या होती है। इट इज़ द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, बैलेंस और इक्विलिब्रियम विद इन सेल और बॉडी, यानी कि बॉडी या सेल के अंदर जो स्टेबिलिटी की, बैलेंस की या इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, इसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। इस वर्ड पे अगर हम गौर करें तो होम्यो का मतलब होता है, होम्यो ये ग्रीक वर्ड है, होम्योस उससे निकला है, जिसका मतलब होता है सेम या सिमिलर, या इसको आप बैलेंस भी कह सकते हैं। और स्टैसिस इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है कंडीशन या स्टेट, यानी कि सेम कंडीशन या सेम स्टेट को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। या इसको दूसरे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट चेंजेस इन एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है लेकिन इंटरनल कंडीशन सेल के अंदर, बॉडी के अंदर वो सेम रहती है। सेट पॉइंट जो होता है टेम्परेचर का या वाटर का बैलेंस जो होता है वो सेम रहता है, और इस सेम रहने की स्टेट को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, अपने अंदर इंटरनल एडजस्टमेंट्स करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट्स करते हैं, चेंजेस करते हैं, ताकि ये जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही हैं, इनको ओवरकम किया जा सके। फिर हमने बात की थी कि होम्योस्टैसिस किन चीज़ों की स्टेबिलिटी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस, ठीक है, वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस, टेम्परेचर एक सेट पॉइंट के अराउंड हो, इन चीज़ों की होम्योस्टैसिस बॉडी के अंदर होती है। और फिर सेपरेटली हमने वाटर के बैलेंस को डिफ़ाइन किया, टेम्परेचर के बैलेंस को डिफ़ाइन किया और सॉल्यूट्स के बैलेंस को डिफ़ाइन किया कि किन प्रोसेसेस के थ्रू ये बैलेंस रहते हैं। अब वाटर की जो बैलेंसिंग है, स्टेबिलिटी है, वो थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन होती है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन को हम कह सकते हैं कि मेंटेनिंग वाटर सॉल्यूट बैलेंस इज टर्म्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन, या the maintenance of constant osmotic pressure in fluids of organism by control of water and salt concentration। अब जब वाटर की कंसंट्रेशन चेंज होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए वाटर का बैलेंस और सॉल्यूट्स का बैलेंस, सॉल्यूट और वाटर का बैलेंस ज़रूरी है। फिर इसी तरह हीट रेगुलेशन या टेम्परेचर रेगुलेशन की हमने बात की कि टेम्परेचर को बॉडी कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू कांस्टेंट रखती है, सेम रखती है। थर्मो रेगुलेशन के थ्रू। थर्मो रेगुलेशन क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कीप इट्स बॉडी टेम्परेचर विद सर्टेन बाउंड्रीज इवन व्हेन सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ वेरी डिफरेंट। सराउंडिंग टेम्परेचर डिफ़र करता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन जो हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, एक सेट पॉइंट पे रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड रहता है, यानी कि 32, 33, 35 या 38, 40 ये इसके करीब ही रहता है, इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होता। तो इसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, और ये कैसे होता है इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। फिर हमने बात की थी एक्सक्रीशन के बारे में, यानी कि सॉल्यूट बैलेंस के बारे में, कि जो सॉल्यूट्स होते हैं, जो फ्लूइड में डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं, उनका बैलेंस कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, तो ये एक्सक्रीशन के थ्रू किया जाता है। एक्सक्रीशन डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है, ठीक है,
आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट करता है, किडनीज डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करती है बॉडी से, स्किन आपकी डिफरेंट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करवाती है। तो इस तरह आपकी बॉडी की जो सॉल्यूट की स्टेट है वो स्टेबल या कांस्टेंट रहती है। फिर आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स और फिर इसके बाद हम होम्योस्टैसिस इन ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स कि प्लांट्स में होम्योस्टैसिस कैसे होती है। अब प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा एक्सक्रीशन, ये दो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू होम्योस्टैसिस होती है, यानी कि इंटरनल बॉडी की कंडीशन, प्लांट बॉडी की कंडीशन सेम रहती है। ऑस्मो रेगुलेशन से कैसे, तो डिस्कस करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर प्लांट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस पे कि कितना वाटर अवेलेबल है किस प्लांट्स को, हम प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स। फाइट कहते हैं प्लांट को, फिटा से निकला है जिसका मतलब होता है प्लांट। हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी कि जिन प्लांट्स को ज़्यादा पानी अवेलेबल हो उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जिनको दरमियाना सा मीज़ो, मीडियम या आप कह सकते हैं कि जो मीडियम पानी अवेलेबल हो, जिस तरह हमारे अराउंड जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं इनको आप देखें तो इनको हम पानी देते हैं किसी टाइम, फिर ज़्यादा टाइम उनको पानी नहीं मिल रहा होता, फिर जब बारिश होती है उनको पानी मिलता है या हम खुद उनको पानी डाल देते हैं। तो इस तरह इनको पानी की एक फिक्स जितना इनको रिक्वायर होता है उतना ही मिलता है, एक मीडियम क्वांटिटी का वाटर उनको मिलता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर नहीं मिलता, जबकि हाइड्रोफाइट्स को एक्स्ट्रा वाटर अवेलेबल होता है, मीजोफाइट्स को एक्स्ट्रा वाटर अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए इसको मीजोफाइट्स कहते हैं, यानी कि मीडियम रिक्वायरमेंट जिनकी होती है वाटर की। फिर थर्ड कैटेगरी आ जाती है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो मीन्स कि इनसफिशेंट या एब्सेंस, यानी कि वो प्लांट्स जो कि वाटर की एब्सेंस में भी ग्रो करते हैं या वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो जितनी चाहिए उतनी नहीं होती, ऐसे प्लांट्स को हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। ये 3 कैटेगरीज प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन डिफर इन ऑल दीज अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड स्ट्रक्चर। इन 3 को समझना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि हम समझने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, होम्योस्टैसिस कैसे होती है, किस तरह इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रहती हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं इनमें प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट होता है, डिफर करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड स्ट्रक्चर। अब इसकी नीड ज़्यादा है, इसकी दरमियानी सी नीड है, इसकी नीड्स बिल्कुल, यानी कि इसकी जो नीड होती है उसके मुताबिक इसको पानी नहीं मिलता, तो ये एडाप्टेशन शो करता है। तो इसी तरह एडाप्टेशन यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन इनमें डिफरेंट होती है, तीनों में ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह डिफरेंट होते हैं ये एक दूसरे से। अब सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स के अंदर, यानी कि पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रोफाइट्स होते क्या हैं। प्लांट विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। वो वाले प्लांट्स जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि पानी में ग्रो करते हैं, जो कि सॉइल में नहीं होते बल्कि पानी में वो ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब हाइड्रोफाइट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर देन दे एक्चुअली रिक्वायर। ये जितना पानी इनको रिक्वायर होता है उससे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स इनके वाटर में होते हैं, ज़्यादा वाटर अवेलेबल है तो ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब
करेंगे। दस दे हैव एडाप्टेशंस टू रिमूव द एक्सेसिव वाटर। अब ज़्यादा जब ये एब्जॉर्ब करेंगे वाटर, तो जो एक्सेस वाटर होगा बॉडी में, तो उसको जाहिर सी बात है रिमूव करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरह ये एडाप्टेशन करते हैं जिनके थ्रू ये पॉसिबल होता है। किस तरह? दो बातें हैं। एक तो इनके जो लीव्स हैं इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, यानी कि बड़े लीव्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स के, वेरी लार्ज लीव्स, और जिनसे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है। अब जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा उतनी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, उतने इसके अंदर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे। स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो वाटर वेपर्स ज़्यादा रिलीज़ होंगे। तो ये एक एडाप्टेशन है। दूसरी क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन दी अपर सरफेस टू प्रोमोट लॉस ऑफ वाटर, कि इनकी जो लीव्स हैं उनमें स्टोमेटा ओपनिंग्स ज़्यादा होती हैं, उनका नंबर ज़्यादा होता है। और नॉर्मली तो लीव्स के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हाइड्रोफाइट्स में अपर सरफेस पे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोमोट करते हैं लॉस ऑफ वाटर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस हो जाए, इनकी बॉडी पानी से छुटकारा हासिल कर सके। तो ये तो हमने हाइड्रोफाइट्स के बारे में देखा। फिर नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ जाती है मीज़ोफाइट्स की। अब मीज़ोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विद मॉडरेटली सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर आर कॉल्ड मीज़ोफाइट्स। वो प्लांट्स जो कि सॉइल में ग्रो करते हैं, पानी में नहीं बल्कि सॉइल में ग्रो करते हैं, और उस सॉइल में जो वाटर की सप्लाई है वो मॉडरेट हो, यानी कि जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट है उतनी ही सप्लाई हो, ऐसे प्लांट्स को हम मीज़ोफाइट्स कहते हैं। वाटर सप्लाई ऑफ मीज़ोफाइट्स फ्लक्चुएट्स, यानी कि इनकी जो वाटर सप्लाई है वो चेंज होती रहती है। जैसा कि कभी बारिश हुई तो इनको ज़्यादा पानी अवेलेबल हो गया, जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल गया। अब काफ़ी अर्सा बारिश नहीं है तो इनको वो पानी नहीं मिल रहा, या हम दे रहे हैं तो एक दिन दे रहे हैं, फिर काफ़ी दिन हम नहीं दे रहे, तो इनको ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं होता, बल्कि पानी की जो सप्लाई है वो फ्लक्चुएट करती है, चेंज होती है, सेम नहीं रहती। कैसे चेंज करती है? पहली बात, इन रेनी सीजन और एट द टाइम ऑफ वाटरिंग दे हैव मोर वाटर टू एब्जॉर्ब, यानी कि बारिश जब हो रही हो या फिर जिस टाइम हम पानी दे रहे हों, एट द टाइम ऑफ वाटरिंग दे एब्जॉर्ब मोर वाटर, पानी ज़्यादा अवेलेबल होता है तो ये ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा केप्ट ओपन टू प्रोमोट वाटर लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब इनमें इन्होंने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर ली, मोर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो पानी एक्स्ट्रा हो गया। अब ये एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव करता है, कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होती है इनके अंदर, कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं ये ओपन रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस हो जाए, एक्स्ट्रा वाटर इजीली प्लांट बॉडी से लॉस हो जाए। अब ये तो पहली कंडीशन थी कि पहली कंडीशन में क्या कैसी एडाप्टेशन करता है प्लांट ताकि वो एक्स्ट्रा वाटर से छुटकारा हासिल कर सके, अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशन को, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर सके, स्टेबल रख सके। ये तो पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन ऐसे है कि हम भी वाटर नहीं दे रहे और बारिश भी नहीं हो रही, वाटर सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। तो तब क्या करेगा ये प्लांट कि इसके जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज हो जाएंगे ताकि वाटर लॉस ना हो। जो थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट है उसको वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ करें, क्योंकि आपको पता है प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर एक ख़ास क्वांटिटी 70% वाटर होता है, उसके बगैर फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं होती। अब हमारे गिर्द जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो मीज़ोफाइट्स हैं। मोस्ट प्लांट्स अराउंड अस आर मीज़ोफाइट्स। हमारे गिर्द जितने भी प्लांट्स हैं, रोज़ प्लांट्स हैं, मैंगो प्लांट्स हैं,
जैस्मिन, ठीक है, बरासिका, ये सरसों वगैरह, ऐसे जितने भी प्लांट्स हैं हमारे गिर्द ये सारे मीज़ोफाइट्स हैं, यानी कि मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर इनको होती है। इस बेस को इनको हम मीज़ोफाइट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स दैट ग्रो इन एरियाज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि ऐसे एरियाज में ये ग्रो करते हैं ये वाले प्लांट्स, या वो प्लांट जो ऐसे एरिया में ग्रो करें जहाँ पे वाटर सप्लाई लिमिटेड हो या बिल्कुल ना हो, जैसे कि डेजर्ट, ऐसे प्लांट्स को हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। ज़ीरोफाइट्स आर अडैप्टेड टू स्कैर्स और लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि इनको वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, स्कैर्स होती है, या फिर बिल्कुल नहीं होती। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने एडाप्टेशंस की होती हैं, अपने आप को उस तरह डाला होता है। कैसे? दे शो एडाप्टेशंस टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि इनकी जो नॉर्मल प्लांट्स हैं उनसे थोड़ा सा फंक्शनिंग डिफरेंट होती है, ताकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को ये कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें, ताकि जो लिमिटेड वाटर है उसको ये बचा सकें। कैसे? Many xerophytes possess small, thick leaves as compared to hydrophytes. They possess small leaves and thick leaves to limit water loss. अब सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, वाटर लॉस कम होगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से वाटर लॉस कम होगा, पहली अडाप्टेशन। दूसरी, their cuticle on the leaves and stem is thick, यानी कि इनकी जो स्टेम और लीव्स होती हैं उस पर एक वैक्सी लेयर होती है, एक वैक्स टाइप मटेरियल होता है, उसकी एक लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल या वैक्सी या लेदरी लेयर होती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होते हैं और ट्रांसपायरेशन कम होती है। टेम्परेचर का असर कम होता है, वाटर वेपर्स कम बनते हैं, ट्रांसपायरेशन कम होती है। दूसरी अडाप्टेशन तो ये होगी। नॉर्मल प्लांट्स में आपको क्यूटिकल, वैक्सी या लेदरी लेयर नहीं नज़र आएगी, जबकि ज़ीरोफाइट्स में आपको ये अडाप्टेशन नज़र आएगी। फिर तीसरी अडाप्टेशन क्या है कि स्टोमेटा आर संकन एंड फ्यूअर इन नंबर एंड आर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। एक तो संकन मतलब कि सरफेस पे नहीं होते बल्कि थोड़ा डीप होते हैं, लीव्स में डीप होते हैं, संकन होते हैं स्टोमेटा। दूसरी बात कि ये नंबर में भी कम होते हैं। नॉर्मली अगर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होता है हाइड्रोफाइट्स में, मीज़ोफाइट्स में, तो इनमें फ्यूअर होगा, कम नंबर्स होंगे स्टोमेटा के, यानी कि इनके लीव्स पे स्टोमेटा थोड़े होंगे और लोअर साइड पे होंगे लीव्स के। लोअर साइड पे होने की वजह से ट्रांसपायरेशन ज़्यादा नहीं होगी। In many xerophytes, leaves are totally absent to avoid transpiration. अब कुछ ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं लीव्स, ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो। अब लीव्स एब्सेंट हैं तो प्लांट अपनी खुराक कैसे बनाएंगे? सवाल क्या पैदा होता है कि ऐसे ज़ीरोफाइट्स जिनमें लीव्स एब्सेंट हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो, तो वो अपनी खुराक कैसे बनाएगी? फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? ग्रीन पार्ट्स, ग्रीन लीव्स के अलावा तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो वो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? उनमें ग्रीन स्टेम में। ग्रीन स्टेम जो होती हैं, लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं स्टेम में, और इन स्टेम्स में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, इनकी खुराक बनती है। इन रेनी सीजन देयर स्टेम स्टोर वाटर फॉर यूज इन ड्राई कंडीशन। और एक और एडाप्टेशन ये क्या करते हैं कि रेनी सीजन में इनकी जो स्टेम होती है वो वाटर को स्टोर भी कर सकती है। नॉर्मल प्लांट्स की स्टेम वाटर को स्टोर नहीं कर सकती, ताकि वो ड्राई कंडीशंस में जब पानी अवेलेबल ना हो तो तब इस वाटर को, स्टोर वाटर को ये यूटिलाइज कर सकें।
ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट ज़ीरोफाइट्स हैं। इसमें आप देखें लीव्स स्टेम में मॉडिफाई हो गए हैं। इनमें लीव्स हैं लेकिन सरफेस एरिया आपको कम नज़र आएगा। इसमें आप देखें ये जो कांटे कांटे ये लीव्स हैं इसके, इस प्लांट के। तो ये डिफरेंट एडाप्टेशंस शो करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स पढ़ा। होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स में हम ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। आज हमने ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, दैट हाउ solute components inside the body of plants are stabilizing the internal environment. How plants get rid of excessive solute components. In next lecture we will discuss that. Today we have discussed that how plants get rid of excess of solvent, excess of water, and we discussed that plants are the osmoregulation of osmoregulation in plants differs according to the need and structure of plants, because there are different types of plants on the basis of water availability. There are three categories on the basis of water availability: hydrophytes, xerophytes and mesophytes. Hydrophytes are those which grow in water and they show adaptation accordingly because they absorb more water and excessive water has to be removed. So how they get rid of this excessive water? Because the surface area of their leaves is very large, so that transpiration occurs excessively and extra water removed easily. The other adaptation is large number of stomata are present on the upper surface to promote loss of water. Stomata are greater in numbers so that transpiration occurs excessively, water loss occurs excessively. What is transpiration? The loss of vapors from the plant body in the form of vapor. Loss of water from the plant body in the form of water vapors is called transpiration. Next we have discussed mesophytes, those plants that have moderate supply of water because their availability of water fluctuates. In rainy season they have more water to absorb, so they keep their stomata open to promote transpiration, that they get lots of extra water. But when water supply decreases, when there is no rain, their stomata get closed to prevent transpiration, to prevent water loss. And we discussed that most plants around us are mesophytes. We discussed examples of mesophytes. And xerophytes, those plants that have limited supply of water, they show adaptation accordingly. How? They have small leaves, so surface area is reduced, so transpiration is reduced, water loss is reduced. First adaptation. The second one is their cuticle on leaf stem is thick, waxy and leathery. There is a thick layer, waxy, leathery layer, which is called cuticle on the leaves and stem, that prevent water loss, that prevent transpiration. And the third one is that their stomata are sunken and lesser in number.
and on the lower surface of leaves, that when sunlight on leaves are exposed to sunlight, so that there should be no opening that water in the form of vapors escape. In many xerophytes, leaves are totally absent. So in this type of xerophytes in which leaves are absent, photosynthesis is performed by green stem. This is the adaptation, and their stem store water in rainy season so that they can use this stored water in dry conditions. तो आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और आपकी ये असाइनमेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ एडाप्टेशन ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैव टू कंजर्व वाटर, यानी कि ज़ीरोफिटिक प्लांट्स, ज़ीरोफाइट्स कौन सी एडाप्टेशन शो करते हैं ताकि वो वाटर लॉस से बच सकें, वाटर को कंजर्व कर सकें। तो ये हमने देखा, इनमें दो मेन पॉइंट्स थे कि कुछ ज़ीरोफाइट्स ये एडाप्टेशन शो करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें लीव सिरे से नहीं होते और वो ये एडाप्टेशंस शो करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप कमेंट ज़रूर किया करें ताकि पता चले कौन लेक्चर देखता है, और कोई बात नहीं समझ आती तो आप पूछा करें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।